बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो बच्चों अपना अपना सबक पढ़ो। बच्चों अपना अपना सबक पढ़ो, मैं अभी आती हूँ। आज सुबह सुबह तैयार हो गए? फैक्ट्री जल्दी जाना क्या? फैक्ट्री नहीं जाना, डिस्पेंसरी जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा जरा डॉक्टर खुर्शीद का हाल अहवाल पूछ लूँ। वो नाश्ता बना दो, आज काम वाली भी नहीं आई, खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये जो 2 हाथी पाल रखे हैं तूने घर में, कोई उनके लिए कोई रिश्ता ही ढूंढ लो। अरमान तो पड़े पर वो मानते ही नहीं है, सुस्ती के मारे। वैसे एक बात बताऊं, उनकी शादी से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। हाँ पता है, इसलिए तो ज्यादा जोर नहीं दे रही। उन्होंने कहो सुबह सवेरे उठा करो, बरकत होती है, फजर की नमाज ही पढ़ लिया करें। बहुत समझाया है पर समझते ही नहीं है। सर पे पड़ेगी ना तो खुद ही समझ आ जाएगी। वो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रहने दो, तुम अपने लिए बना लो, मैं डिस्पेंसरी में चाय पी लूँगा। वो मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? वो अजहर गाड़ी लेने के लिए कह रहा है। आज अजहर गाड़ी के लिए कह रहा है, कल को मदर कोई फरमाइश कर देगा तो क्या करें? बच्चे हैं हमारे। 70-80 हज़ार रुपया महीना देता मैं उनको जेब खर्च, उनको बोलो उनमें से बचा के गाड़ी ले लें। अगर कुछ हो सके तो ले देना। अभी तो कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। फतेह मोहम्मद मिल का मालिक होने के साथ साथ एक दीनदार और गरीबों का दर्द रखने वाला शख्स था। उसके दरवाजे पर अगर कोई जरूरतमंद अपनी जरूरत लेकर आ जाता तो फिर कभी खाली वापस नहीं जाता। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपनी रोज की आमदन में से ज़कात निकालना रोज का मामूल समझता था। मोहल्ले की हर खुशी और गम में वो एक लाजमी हिस्सा समझा जाता था। उसने इलाके में गरीबों के लिए कई फ्री डिस्पेंसरीज भी कायम कर रखी थी। डॉक्टर साहब, अल्लाह का करम है, आपकी रहनुमाई चाहिए। आज जी कैसे हालात चल रहे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। कोई कमी पेशी हो तो बताइएगा। किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के डिस्पेंसरी में एक लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए। जी होनी तो चाहिए, पूरे इलाके में कोई लेडी डॉक्टर नहीं। और मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी होनी चाहिए। इसकी जज़ा तो अल्लाह आपको देगा। ऐसा करें कि 2-3 मशीनों की कोटेशन मंगवा लें, ये भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। 1-2 दिन में हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय मंगवाऊँ? चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि घर में मैं चाय छोड़ के आया हूँ। मैं चाय के लिए कहता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, आप बैठे हैं, मैं किसी को कहता हूँ। शर्मिंदा न करें सर, आप तशरीफ रखें, मैं खुद कह के आ रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। अब्दुल्ला, 2 बेहतरीन चाय बना दो, दूध पत्ती। डॉक्टर साहब, आप किसी लड़के को भेज देते, आप खुद आ गए चाय के लिए। लगता है आज कोई खास मेहमान आ गया है।
हाँ, वो हाजी फतेह मोहम्मद साहब आए हैं डिस्पेंसरी में। फिर तो एक फीकी चाय बनेगी। अब बस बना दो और लड़के के हाथ भेज दो। ठीक है, मैं जल्दी देखता हूँ। भाई साहब, हेलो जी, क्या नहीं, क्या करे? हाँ, मेरे रब, ये क्या है? ओए सर! ओए रब्बा! ओए मुझे उठो! ओए उठो! उठो! क्या हुआ अम्मी? ओए तेरे पापा को गोलियां मार दे! क्या कह रही है अम्मी? अबू कहाँ है? अज़हर, उठ! ओए, वो डिस्पेंसरी गए हुए थे। अभी हमें डॉक्टर का फोन आया है। ओए, आजा तेरे को। मैं परेशान हूँ। चलो, ओए, जल्दी जाओ, बाप को बता दो। परेशान हूँ, देखते हैं। ओए, मेरे रब्बा! ये क्या हो गया? या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह खैर करना। इस वाकये के पीछे असल कहानी क्या है? ये किसी जाती दुश्मनी का नतीजा है या फिर कारोबारी रंजिश का? लेकिन इन दोनों बातों में से कोई बात होना भी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आती, क्योंकि सारा इलाका गवाही देने के लिए तैयार है कि फतेह मोहम्मद की ना किसी से कोई जाती दुश्मनी थी और ना ही कारोबारी रंजिश। वो तो बड़ा ही दर्दे दिल रखने वाला शख्स था, गरीबों की बढ़ चढ़कर इमदाद करता था। फिर उसको कत्ल करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? हैरत की बात है, डिस्पेंसरी में कौन आया आपको कुछ पता नहीं? जी मैं हाजी साहब के लिए चाय कहने गया। आप गए और पीछे से इन्हें कोई गोलियां मार दी। जी ऐसा ही हुआ, जब मैं आया तो ये इसी हालत में पड़े थे। आपको गोलियां चलने की कोई आवाज नहीं है? जी नहीं, कोई आवाज। हेलो जी अदर साहब, क्या कितनी देर हुई है? 20 मिनट हो गए हैं। अच्छा, आप कहाँ हो इस वक्त? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। ओके। डॉक्टर साहब, ये कितनी देर पहले का वाक्य? जी ये कोई 10:10 का वक्त है, यानी 25 मिनट पहले। जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त क्लिनिक में कौन कौन था? हाजी साहब अकेले थे। आप कौन हैं? जी मैं डॉक्टर खुर्शीद, इस क्लिनिक को मैं ही देखता हूँ। जब ये मर्डर हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? जी मैं हाजी साहब के लिए चाय कहने गया था। आप क्यों? आप क्यों नहीं गया? ये मसर और अजहर भाई साहब के सामने। आदिल, यस मामला काफी सेंसिटिव है। यस सर, आई डू अंडरस्टैंड सर। आप ऐसा करें कि बाहर जाके पता करें कि जब ये मर्डर हुआ तो उस वक्त क्लिनिक में कौन कौन आया था और डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करा।
पुलिस ने इलाके के कई लोगों को इस केस में शामिल तफ्तीश किया, लेकिन पुलिस को मुल्जिमान के बारे में किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि किसी ने फायर की आवाज तक नहीं सुनी थी। अब पुलिस का शक डॉक्टर की जानिब जा रहा था। क्या डॉक्टर इस केस में मुलव्विस था? पुलिस ने शक की बुनियाद पर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, मगर इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला और जरूरी काम था मरने वाले का पोस्टमार्टम करवाना। डॉक्टर मुझे शकूक घबराहट से तो मुझे अंदाजा होता है, लेकिन कैसे? जब तक हमारे पास कोई सबूत ना हो उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। एसपी साहब, हमारे वालिद को किसी ने टारगेट करके मारा है। आपको इस बात का कैसे अंदाजा? क्योंकि हमारे वालिद साहब इंसानियत की खिदमत की खातिर बहुत से इदारों के साथ जुड़े हुए थे। कभी कोई ने धमकी मिली हो? इस बात का कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। राजी साहब, राजी साहब, मदर साहब मुझे तो हजर साहब के खून से पता चला। उजड़ की दुनिया हमारी बेसहारा हो गया। बड़ी नेक रूह थी हाजी साहब, जन्नती बंदे थे। ये कौन साहब है? ये वालिद साहब के पुराने मुलाजिम है, मिलके कैशियर है ये। हर मामले को देख के रिपोर्ट दर्ज, अंडरस्टैंड? पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने के बाद उसके बड़े बेटे मजहर की मुद्दत में एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर ली। फिर तफ्तीश का आगाज भी कर दिया, मगर कई रोज की तफ्तीश के बावजूद पुलिस को इस केस में मुल्जिमान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी जानिब कत्ल होने वाले के बेटे अपनी मां को तसल्लियां देते रहे, मगर उनकी मां अपने शौहर की याद में तड़पती रही। उसको घर के हर कमरे में अपना शौहर ही नजर आता। रुखसाना, नाश्ता लाओ मेरे लिए। हाँ, मैं अभी लेके आई नाश्ता। किसके हवाले कर गए मुझे? मैं तो कहती थी सुहागन मरूंगी तुम्हारे हाथों में, पर वो तैमूर तुम वादा तोड़ गए, वादा तोड़ गए। कैसी बातें करती हो रुखसाना? तुम्हारे बेटे हैं ना तुझे संभालने के लिए। कोई किसी को नहीं संभालता, सिर्फ शौहर अपनी बीवी को संभाल सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार करते हैं तुझसे। कोई नहीं प्यार करता, कोई नहीं प्यार करता। जी सर, कल तक कॉल डाटा मिल जाएगा सर? जी सर, अब तक कोई क्लू नहीं मिला सर। जी सर, जी मुझे अंदाजा है सर। जी सर, जी मैं उनके दोनों बेटों से राब्ते में हूँ सर। जी जाहिर है सर, जिस घर का सरबराह चला जाएगा तो वो घर वाले तो परेशान होंगे ना सर। जी सर, जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ओके सर। सत्तार। यस सर। यार देखो इम्तियाज आया। जी सर।
जरा कमरे में आना। ओके। जी अजहर साहब, आपने याद किया? हाँ रहीम, वो बैंक से स्टेटमेंट मंगवा ली थी तुमने? हाँ जी, ले आऊंगा जी। वो बैंक मैनेजर से मेरी बात हो गई है। अच्छा, हमारे पास स्टॉक कितना है? वो अजहर साहब 5 ट्रक माल हमारे पास पड़ा है और 6 ट्रक ऑर्डर में है। बस 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। और उसकी पेमेंट? वो पेमेंट की फिक्र ना करें जनाब, 45 दिन के बाद करनी होती है। अच्छा रहीम, ये बताओ कि तुम्हारे पास कैश बैलेंस कितना है? वो जनाब कैश बैलेंस मेरे पास 1,65,000 रुपया है जनाब। 1 लाख तुम मुझे देना। ठीक है जी। गुड। हाँ सर जी, वो 50,000 रुपये उनके भी देने हैं ना? 50,000? वो किसके देने हैं? जो उधार किए थे जनाब, 50,000 एडवांस दे दिए थे ना, 50,000 बकाया है अभी। ओह ठीक है, 50 तुम मुझे दे दो और 50 तुम उधार दे देना। ठीक है साहब जी, मैं अभी लेके आता हूँ। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? अच्छा, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। बस तुम ऐसा करना कि घर से निकलते वक्त मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें खुद गेट पर रिसीव करूंगा। फतेह मोहम्मद को कत्ल हुए अभी चंद ही दिन गुजरे थे। उसके बेटों ने अपने बाप का कारोबार मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। अब उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने बाप के कातिलों के बारे में, पुलिस से होने वाली पेशरफ्त के बारे में मालूम कर सके। लेकिन फतेह मोहम्मद जैसे शख्स को कत्ल करने वाले कातिल आखिर कौन थे? इस केस में हैरत की बात यह है कि पुलिस कातिलों के बारे में होने वाली पेशरफ्त के बारे में मुद्दई को बताने के लिए खुद से उसकी मिल पहुंचे, लेकिन वहां का तो मंजर ही कुछ और था। ठीक है, ले आओ, ले आओ। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको वेट करना पड़ा। प्लीज बैठ। लगता है काफी मसरूफ हो गए हैं आप। बस क्या करें इंस्पेक्टर साहब, जब वालिद साहब थे तो हमें इस बात का एहसास ही नहीं था। पहले तो ये बहुत कम आते थे जी इधर, अब पूरा टाइम देना पड़ता है इनको। मिल्को या जी रहीम फ्लोर मिट की ही बात कर रहा है। आपके बड़े भाई कहाँ हैं आजकल? वो जी बौरपुर गए हुए हैं, हाजी साहब की जमीनें हैं ना उधर। आपके वालिद साहब को गुजरे तो 1 हफ्ता हुआ ना। अब क्या करें इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है कि कारोबार को तो संभालना किसी ने। मैं चलता हूँ, जब आप फारग हो जाए तो कॉल कर लेना, बाद में बात करेंगे। जी ठीक है। मुझे मरवाने का प्रोग्राम है क्या? क्यों, क्या हुआ? ये इंस्पेक्टर हमारा मोहल्लेदार है। अरे माय स्वीट डियर, तुम तो ऐसे परेशान हो जाती। अपना मूड फ्रेश करो और आज हम खाना बाहर खाएंगे, ठीक है? किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, ठीक है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना बहन, डॉक्टर खुर्शीद बोल रहा हूँ जी। पुलिस हर रोज मुझे हाई साहब के केस में थाना बुलवा लेती है। भाई साहब ना, आप उन्हें अकेला क्लिनिक में छोड़ के जाते ना, ये सब कुछ होता। देखें, मैं पिछले 5 साल से डिस्पेंसरी में काम कर रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कब कहा कि पहले कुछ हुआ है, लेकिन मेरे सर का ताज तो छिन गया ना मुझसे। ठीक है बहन, इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। देखिए भाई साहब, पुलिस को जिस पे शक होगा उसे पूछगिछ तो करेगी ना। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, अगर वो आप पे तशद्दुद करे तो ये मैं नहीं होने दूंगी, लेकिन तफ्तीश करना उनका हक है। अच्छा बहन, अल्लाह वारिस है। जी सर, डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है सर। मिल ऑनर को सर पहले से कोई थ्रेट भी नहीं थी सर। जी सर, सबका कॉल डाटा निकलवा लिया है सर। बस अभी आया है मेरे पास, मैं चेक करके आपको डिटेल देता हूं सर। ओके सर। इम्तियाज कैसी औलाद है आजकल की? बस ना पूछे सर, हर कोई अपनी मस्ती में चूर है। इस बंदे ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी अपनी जिंदगी में। औलाद क्या कर रही है? जवानी है सर, अभी एहसास नहीं होगा। डॉक्टर के नंबर पर उस दिन उस वक्त सिर्फ एक कॉल आई थी उसके घर से। ये जो दूसरा नंबर है, इस पर 10:12 पर जो कॉल आई है वो किसने की? मैं देखता हूँ सर। ये दूसरा नंबर किसका था? क्योंकि इस नंबर पर मुसलसल उस नंबर से कॉल्स आ रही थी जो अब बंद जा रहा था। और गौर तलब बात यह है कि उन कॉल्स के आने का वक्त भी वही था जब फतेह मोहम्मद का कत्ल हुआ। बस पुलिस ने इन तमाम वाकयात और हालात को देखते हुए इस नंबर के मालिक को हिरासत में ले लिया। लेकिन देखना यह है कि क्या उस शख्स का इस केस के साथ वाकई कोई ताल्लुक था या नहीं। क्या वो कत्ल की इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस हो भी सकता है, या फिर पुलिस ने महज खानापूरी के लिए उस शख्स को गिरफ्तार किया। मैंने क्या किया? तलाशी ली इसकी? किसके नंबर से कॉल आ रही थी? से अभी तक कुछ नहीं बता रहा सर। नहीं बताएगा ना उल्टा लटकाऊंगा मैं इसको। बड़ी जल्दी है तुम्हें फोन सुनने की, सुनाता मैं तुमको। रहीम की कॉल आ रही है, बात करनी। ये नहीं बताना कहां से बोल रहे हो। हेलो हेलो अजहर साहब, माफी चाहता हूँ, रात को देर से फोन कर रहा हूँ। बस ये बताना था कि जाहिद को पैसे पहुंचा दिए मैंने। उसने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? कह रहा था कोई और काम हो तो ऑर्डर लगाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किस चीज के पैसे पहुंचाए हैं रहीम ने? किसके हाथ से बाप को मरवाया तूने? मैंने नहीं, रहीम ने मरवाया है। और पेमेंट तो तूने की है ना? हाँ जी, पर मैंने कहने में नहीं की, मजहर भाई के कहने में की है मैंने। इसको लेके चलो कमरे में, तुम ये साफ करते। छोड़ दो। अजहर, लड़का किधर है? सारी रात गुजर गई है, पता नहीं इसका। हाँ रहीम, वो हजर सारी रात नहीं घर पे आया। तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं पता? समझ नहीं आती ये कहाँ चला जाता है। मुझे बहावलपुर गया हुआ है, ये इधर सारी सारी रात होते हुए घर पे नहीं आता। मोबाइल भी उसका बंद है। कब बात हुई थी तुम्हारी?
10 बजे? 11 बजे तो उसे मैंने फोन किया था, तब भी उसका फोन बंद था। अभी उसे फोन करें आप। अगर आपकी बात हो जाती है तो उसे घर भिजवा दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब वालदार साहब। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है वालदार साहब, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनाया, कुछ पता चला किसी ने डाली है कार्रवाई? वो इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा, ये कोई लंदन और अमेरिका तो नहीं है। अच्छा हुजूर ये तो बता दें कि आना कैसे हुआ आपका? बस सोचा आपसे मिल लें। वो अजहर साहब हैं? वो तो जनाब कल रात को यहाँ से चले गए, उसके बाद पता नहीं वो किधर है। फोन करो उनको, बुलाओ जरा। वो जनाब उनके घर से उनकी अम्मी का फोन भी आया था, उनका फोन रात 11 बजे से बंद है। चलो फिर तुम ही हमारे साथ चलो, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अजहर ने पुलिस के सामने बयान देते हुए कहा कि उसकी अपने वालिद के कत्ल से 1 माह पहले उनके साथ पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद से उनके वालिद उससे नाराज थे और उन्होंने उससे बात नहीं की, इसलिए वो उनके कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए फोन डेटा की रोशनी में रहीम को हिरासत में ले लिया। बस फिर क्या था, इस कत्ल के सारे राज एक एक करके खुलने लगे। आप फैसला कर लो, कौन घर जाएगा और कौन चे। मैं तो मुलाजिम हूँ जी, इसने मुझे धमकी दी थी नौकरी से निकालने की। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। इसी ने वरगलाया था मेरे मालिक के खिलाफ मुझे। तुम दोनों भाई तो बहुत मासूम हो ना, भागा क्यों तुम्हारा भाई यहाँ से? तो क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा मालिक तुम्हें मरवाना चाहता है? अपना बंदोबस्त कर लो। वो तो मैंने मजाक में कहा था, वो तो असल में मेरे खिलाफ थे। तुम्हें मरवा के उनको क्या असर होना था? एक रोज जी हम हिसाब किताब कर रहे थे, हाजी साहब मुझ पर करने कहा गया जनाब। मुझे ये बता, मैंने क्या ज्यादती की है तेरे साथ जो तू मेरे साथ ये करता रहा है? गलती हो गई जी हाजी साहब। ये तो 15 लाख का मामला है जो सामने आ गया है। आगे पीछे कितना लूटा होगा तो उन्हें मुझे पता नहीं। सारे तो नहीं जी, थोड़े बहुत ला के दे सकता हूँ आपको। थोड़े नहीं बेटा, सारे पैसे निकलवाऊंगा, सब गरीबों को बांट दूंगा, लेकिन तेरे जैसे हरामखोर को नहीं दूंगा। जो मेरे पास है वही दे सकता हूँ हाजी साहब, बाकी देख लें। देख तो लूंगा तुझे मैं बेटा, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा या अंधी गोली से मरेगा तू। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हफ्ता या 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं। बस इसी में फैसला कर ले, नहीं तो जान से जाएगा तू। चल दफा हो जा यहाँ से। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया जी, अगर मैंने जिंदा रहना है तो हाजी साहब को कुछ करना पड़ेगा। फिर तुमने किससे बात की? पहले मैंने मजहर से बात की जी, उसने कहा अजहर से बात कर लो, जैसा वो कहेगा वैसा कर लेना। फिर मैंने अजहर से बात की जी, ये फौरन राजी हो गया और इसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा। आप रोने का कोई फायदा नहीं। आगे क्या हुआ? वो जी मेरे गांव के 2 बंदे इश्तिहारी थे, मैंने उनसे राब्ता किया जनाब। क्या नाम है उनके? जाहिद और तनवीर जनाब। कितने में सौदा हुआ?
60,000 में जनाब। इसका मतलब है तुमने 40,000 मेरे भी हड़प कर लिए। कितना मक्कार है तू, कितना मक्कार है, कितना मक्कार है। छोड़ो गाड़ी से। इस बहस मुबाहिसे के दौरान दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे और बातें खोलते रहे। इस तरह पुलिस के सामने इस अंधे कत्ल की सारी हकीकत खुलकर आ गई। फतेह मोहम्मद ना तो किसी फिरका वारियत की भेंट चढ़ा था और ना किसी दुश्मनी की नजर हुआ था, बल्कि उसको तो उसके अपने ही बेटों ने महज पैसे की लालच में कत्ल कर दिया। जी सर, 2 मुलज़िम पकड़े गए हैं सर। जी सर, एक फतेह मोहम्मद का बेटा अजहर और दूसरा उसका कैशियर रहीम सर। जी सर, उसके बड़े बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीम भिजवानी है सर। जी सर, भावलपुर सर। जी सर, आपको लेटर भिजवा देता हूँ सर। सर, रात ही को टीम रवाना करनी है सर, वरना उसको अगर पता चल गया कि उसका भाई और रहीम पकड़ा गया है तो वो सर स्लिप हो सकता है सर। जी सर। जी सर, उनके मोबाइल हमारी कस्टडी में सर। जी ऑफ किए हुए हैं सर। सर, उसकी वालदा तो रब्ता करने की कोशिश कर रही होगी ना सर। जी सर, मेरा ख्याल है कि मदर की गिरफ्तारी तक हमें उसी को नहीं बताना चाहिए सर। ठीक है सर। पुलिस आई। इंस्पेक्टर साहब आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। वो रात से मेरा बेटा अजहर रास्ते में नहीं है, न घर आया न मिल गया। जी मैं उसी के बारे में बताने के लिए आपके पास हाजिर हुआ। आपको पता है कि वो कहाँ है? जी बिल्कुल पता है, वो और रहीम हमारे पास हवालात में बंद है। क्या? आपके बड़े बेटे मजर को भी हमने बहावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। वो क्यों? वो इसलिए कि उन तीनों ने मिलकर हाजी साहब को कत्ल कराया है किराए के कातलों से। इस तरह नादान बेटों ने महज चंद पैसों की लालच में अपने ही बाप के खून में हाथ रंग लिए और फिर इस खून को फिरका वारियत का रंग देने की कोशिश की, मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस तरह उन्होंने अपने ही घर को उजाड़ लिया, अपनी मां को बेवा किया, खुद यतीम हुए और बिलाखिर उनका मुकद्दर बनी जेल की सलाखें। इस तरह उन्होंने सिर्फ अपने ही घर को वीरान नहीं किया, बल्कि अपने बाप को कत्ल करके कई दूसरे चूल्हों को भी ठंडा कर दिया। कई घराने जिनकी किफालत फतेह मोहम्मद करता था, अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। वो गरीब जिनकी इमदाद फतेह मोहम्मद करता था, अब उनका क्या होगा? क्योंकि फतेह मोहम्मद को उसके अपने ही बेटों ने पैसों की लालच में कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस केस के तमाम मुल्जिमान को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया। अजहर और मजहर को भी पुलिस ने उसके बाप के कत्ल में गिरफ्तार किया और उनकी एफआईआर उनकी अपनी मां की मुद्दत में काटी। इस केस में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक फैसला आपको करना है, वो ये कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।